मिल्क जो है, मिल्क, देर आर सो मैनी यूजेस लाइक टी, मिल्क, हॉट कोल्ड, कर्ड, चीज़, खोआ। तो बहुत सारे मिल्क के यूज़ हैं। अगर हम जनरली हाउस होल्ड को देखें, फैमिली को देखें, अगर हमारे पास मिल्क की क्वांटिटी कम हो तो हम सबसे पहले इसमें यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास मिल्क थोड़ा और ज़्यादा हो तो हम पीने के लिए रख लेंगे। थोड़ा और ज़्यादा हो तो दही बना लेंगे। थोड़ा और ज़्यादा हो तो पनीर बना लेंगे, फिर खोआ बना लेंगे। इट मीन्स we will use milk in these uses, in last uses, only if we have more quantity of milk। तो अगर हमारे पास मिल्क की क्वांटिटी कम है तो हम इसको सबसे ज़्यादा जिस यूज़ में यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है। अगर हम मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से ही यहाँ लगाएंगे, अगर ज़्यादा मिल्क नहीं है फिर हम यहाँ नहीं लगाएंगे, इट मीन्स हमें मिल्क अगर कम है तो सबसे पहले उस यूज़ में यूज़ करना होगा जो यूज़ हमें ज़्यादा यूटिलिटी देगा। इट मीन्स यहाँ पे हमारी यूटिलिटी सबसे ज़्यादा है, सपोज 12 है, यहाँ पे उससे भी कम है, यहाँ पे उससे भी कम है, यहाँ पे उससे भी कम है और यहाँ पे उससे भी कम है। इसलिए जैसे जैसे हमारे पास मिल्क की क्वांटिटी बढ़ेगी तो हम उनको इस यूज़ में यूज़ करेंगे। इट मीन्स जैसे ही हमारे पास मिल्क की क्वांटिटी बढ़ेगी उससे मिलने वाली जो एमयू है वो कम होती जाएगी। दिस इज द थर्ड रीज़न ऑफ लॉ ऑफ diminishing marginal utility, alternative uses. Now there are some exceptions of this law also. Exceptions means these are some cases where when we use more and more units of the commodity, the utility rises. ये कुछ ऐसे केस हैं कि जब हम कमोडिटी को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो यूटिलिटी कम होने की बजाय बढ़ जाती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है क्यूरियस एंड रेयर थिंग्स। अगर हम ऐसी कमोडिटीज़ की बात करें जैसे ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स, पोस्टेज स्टैम्प्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, तो कुछ लोग होते हैं जिनको इन चीज़ों को कलेक्ट करने की हैबिट है। तो जैसे जैसे उन लोगों के पास ये चीज़ें बढ़ती हैं उनको ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। मतलब जैसे जैसे हमारे पास ये चीज़ें बढ़ेंगी, सपोज किसी को पोस्टेज स्टैम्प्स इकट्ठा करने का शौक़ है, तो जैसे जैसे उसके पास पोस्टेज स्टैम्प्स बढ़ती जाएंगी तो उसको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। मीन्स उसकी यूटिलिटी और ज़्यादा हो जाएगी, तो यूटिलिटी कम नहीं होगी। सेकंड इज़ द गुड बुक और पोएम। बाय रीडिंग ए गुड बुक अगेन एंड अगेन, आपको कोई बुक है वो बहुत अच्छी लगती है, और लिसनिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग अगेन एंड अगेन, आपको कोई सॉन्ग है बहुत अच्छा लगता है, कोई पोइम है वो पढ़नी अच्छी लगती है। तो हम अगर सॉन्ग की एग्जांपल लें, कोई सॉन्ग सपोज आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप उसको एक बार सुनते हो, दूसरी बार सुनते हो, तीसरी बार फिर सुनते हो, फिर दूसरी बार, फिर अगली बार, फिर अगली बार, तो साथ साथ आप उसको सुनते जाते हो बारी बारी। तो जैसे जैसे आप उसको ज़्यादा सुनते हो तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है, आपकी जो एंटरटेनमेंट है उसमें कोई कमी नहीं होती, बल्कि आपको और ज़्यादा बढ़िया लगता है। मीन्स जो यूटिलिटी है वो बढ़ती है, कम नहीं होती। बट अगेन अगर हम यहाँ पे देखें तो एक पॉइंट समझने वाला है कि ठीक है ये एक्सेप्शंस हैं कि यूटिलिटी जो है एमयू वो बढ़ेगी, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एमयू कम होगी। बढ़ेगी ज़रूर, बट ये नहीं कि ये बढ़ती ही जाएगी। क्योंकि जैसे कोई सॉन्ग की ही हम बात करें, जैसे आपने 2 बार सुना, 3 बार सुना, 10 बार सुना, 4 दिन सुना, 1 वीक सुना, 1 मंथ सुना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको वो सॉन्ग अच्छा लगने से हट जाएगा, क्योंकि यह कम अच्छा लगेगा और सॉन्ग आ जाएगा कोई, तो उस टाइम ये आपको यूटिलिटी कम देगा। अगर
हम इसमें देखें पोस्टेज स्टैम्प्स में, कॉइन्स में, ग्रीटिंग कार्ड्स में, इसमें भी सपोज आप ग्रीटिंग कार्ड इकट्ठा कर रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा ग्रीटिंग कार्ड इकट्ठे कर लिए, आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती गई, और ज़्यादा इकट्ठे हो गए आपके पास ग्रीटिंग कार्ड्स, बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए आपके पास ग्रीटिंग कार्ड्स, इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए कि आपको एक रूम ही लेना पड़ गया उसके लिए सेपरेट। तो उसको मैनेज करने का, उसको रखने का, उसका ध्यान रखने का आपको बहुत ज़्यादा डेली रूटीन से टाइम निकालना पड़ गया, बहुत ज़्यादा आपका टाइम उसी में वेस्ट होने लग गया। तो हो सकता है एक दिन आपके माइंड में आए कि यार इसका कोई बेनिफिट नहीं है, मैं क्यों इकट्ठे कर रहा हूँ। तो इट मीन्स वो आपको यूटिलिटी देना कम कर देंगे जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। बट जो एक्सेप्शंस हैं वो ओनली इस पोर्शन से ही रिलेटेड हैं, जब तक आपके पास ज़्यादा यूटिलिटी आ रही है फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ द commodity. Another exception is the misers. In case of misers, जो कंजूस मानव होते हैं, in case of misers, जैसे मनी के लिए लोग कंजूस होते हैं, तो जैसे जैसे उनके पास मनी बढ़ती है, जैसे जैसे उनके पास वो चीज़ आती है, तो वैसे वैसे मनी जैसे जैसे उनके पास आएगी, उनकी जो सेटिस्फेक्शन है, खुशी है, उसमें कमी नहीं होती, बल्कि वो सेटिस्फेक्शन बढ़ती जाती है। और दिस इज नेसेसरली नॉट मनी, कोई मनी ही हो ये ज़रूरी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए आप माइजर की तरह बिहेव करते हो, जिसके लिए आप कंजूस हो, तो जैसे ही वो चीज़ आपके पास बढ़ती है तो आपकी जो MU है वो बढ़ती जाती है। देन ड्रंकर्ड्स, जो ऐसे लोग होते हैं जो शराब पीते हैं, लिक्वर पीते हैं, ड्रंकर्ड्स हैं। एज अ ड्रंकर्ड टेक्स मोर एंड मोर पैग्स ऑफ लिक्वर, तो जैसे जैसे वो लोग ज़्यादा पैग पीते हैं, ज़्यादा वाइन विस्की पीते हैं, तो उनकी जो डिज़ायर है और पीने की वो बढ़ती जाती है। इट मीन्स उनको और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती जाती है। देन इनिशियल यूनिट्स, अगर हम किसी भी कमोडिटी की इनिशियल यूनिट्स लगाएं, जैसे हम गुलाब जामुन की बात कर रहे थे पिछली वीडियो में, तो जैसे हम छोटे पीस लगाएं या आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है अगर हम नॉर्मल पीस भी लगा लें, तो जैसे जैसे आप 1-2 पीस खाओगे, हो सकता है दूसरे पीस, तीसरे पीस के बाद ही यूटिलिटी कम हो, पहले 1-2 पीस में आपको ज़्यादा ही यूटिलिटी मिले। तो इनिशियल यूनिट्स के लिए भी हम बोल सकते हैं कि जो MU है वो कम नहीं होती। These were some exceptions of the law of diminishing marginal utility. The second law, the important law, is the law of equimarginal utility. It is also called Gauss's second law. तो गॉसन का second law भी कहा जाता है इसको. It is also known as law of substitution. Law of substitution भी इसको बोलते हैं, because इसमें हम X कमोडिटी को बढ़ा दिया, Y कमोडिटी को कम कर दिया, या Y कमोडिटी को बढ़ा दिया, X को कम कर दिया, ऐसे एक कमोडिटी की जगह पे दूसरी कमोडिटी सब्सटीट्यूट करते रहते हैं, इसलिए इसको लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन भी कहते हैं। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स कॉल दिस लॉ विद डिफरेंट नेम्स, अलग अलग लोगों ने इसको डिफरेंट नेम से, अलग अलग नामों से बुलाया है। जैसे मार्शल जो हैं, मार्शल, ऑल्फ्रेड मार्शल, इनकी एक बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890, was the dominant economics textbook in England for many years. It brings the ideas of supply and demand, marginal utility, and costs of production into a coherent whole. He is known as one of the founders of New Classical Economics. मार्शल ने इस लॉ को कहा है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो हम स्टडी करेंगे। लेफ्टविच, रिचर्ड लेफ्टविच was professor of economics at Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma, USA. लेफ्टविच ने इसको कहा है लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, क्योंकि जब हम इस लॉ के अकॉर्डिंग अपनी इनकम को स्पेंड करते हैं, देन कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. We will explain this maximum satisfaction point in explanation. According to Hibden, this is single B,
हिब्डन कॉल दिस लॉ एज लॉ ऑफ रैशनल कंज्यूमर, क्योंकि जो रैशनल कंज्यूमर है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, तो रैशनल कंज्यूमर विल ऑलवेज बिहेव अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. According to Lord Robbins, the Lord Robbins was a British economist and prominent member of the economics department at the London School of Economics. In his book Essays on the Nature and Significance of Economic Science in 1932, he redefined the scope of economics to be the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. तो रॉबिन्स ने इसको कहा है लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स. ये इकोनॉमिक्स का मेन लॉ है. Samuelson, Paul Samuelson was an American economist and was the first American to win Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 1970. He was the doctoral student of Joseph Schumpeter. Samuelson ने इसको कहा है लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. प्रोपोर्शन है ये मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस का प्रोपोर्शन. तो डिफरेंट लोगों ने इसको डिफरेंट नाम से बुलाया है इस लॉ को. अकॉर्डिंग टू लिप्से, रिचर्ड लिप्से इज अ कैनेडियन इकोनॉमिस्ट. ही इज करेंटली प्रोफेसर एमराइटस ऑफ इकोनॉमिक्स at Simon Fraser University, Canada. According to Lipsey, the household maximizing utility will the household है अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा. कैसे करेगा? by allocate its expenditure between commodities. अपने एक्सपेंडिचर को कमोडिटीज के ऊपर, डिफरेंट कमोडिटीज के ऊपर ऐसे खर्च करेगा दैट लास्ट पेनी, लास्ट जो यूनिट होगी उसके एक्सपेंडिचर की, स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी प्रोवाइड्स इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी. कि जो भी वो अपनी इनकम का लास्ट रुपए या लास्ट यूनिट खर्च कर रहा है कमोडिटी के ऊपर, वो उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन दे. सिंपली इन अदर वर्ड्स यू कैन एक्सप्लेन दिस लॉ. In other words, a consumer spends his income on different commodities in such a way that the last unit consumed of each commodity generates equal MU. तो जैसे सपोज हम किसी कमोडिटी की ले रहे हैं 3 यूनिट, किसी कमोडिटी की ले रहे हैं 2 यूनिट, तो एक कमोडिटी की जो 3 यूनिट ले रहे हैं उसकी 3rd यूनिट की MU और दूसरी कमोडिटी की 2nd यूनिट की MU सेम होनी चाहिए. Symbolically, MUX should be equal to MUY. Now, this is the definition of this law of equal marginal utility. Now, explanation of this law. This law can be explained with the help of table and diagram. एक टेबल और डायग्राम की हेल्प के साथ, एक एग्जाम्पल की हेल्प के साथ हम इसको डिफाइन करेंगे. Now suppose consumer has ₹5 as money income. M is the money income. Suppose कोई कंज्यूमर है, उसके पास ₹5 हैं जिनको उसने स्पेंड करना है 2 कमोडिटीज के ऊपर X and Y. Now suppose price of X is ₹1 per unit and price of Y is also ₹1 per unit. अब जो X है, X की जो प्राइस है ये है ₹1 की 1 और जो Y है ये भी है ₹1 की 1. तो अगर हम सारे रुपए X के ऊपर स्पेंड करें
तो मैक्सिमम हम यूनिट्स ले सकते हैं 5, बिकॉज वी हैव 5 रुपीज़ एंड जो एक्स की प्राइस है ये है ₹1 पर यूनिट। और अगर हम वाई के ऊपर स्पेंड करें सारे रुपए तो मैक्सिमम वी कैन बाय 5 यूनिट्स ऑफ वाई। तो अगर हम यूनिट्स बनाएं, यूनिट्स ऑफ दीज कमोडिटीज, मैक्सिमम वी कैन टेक 5 यूनिट्स आइदर एक्स और वाई, किसी की भी हम ले सकते हैं। एंड सपोज कंज्यूमर नोज द यूटिलिटी ही विल ड्राइव फ्रॉम ईच यूनिट। एक्स के कंजम्पशन से, वाई की कंजम्पशन से कंज्यूमर को कितनी यूटिलिटी मिलेगी। सपोज कंज्यूमर नो दिस, उसको सपोज इसके बारे में नॉलेज है, एंड दिस इज द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो उसको मिलेगी। एक्स से सपोज उसको यूटिलिटी मिलेगी फर्स्ट यूनिट से 10, 12, देन 10, 8, 6, 4। वाई से सपोज उसको यूटिलिटी मिलेगी 10, 8, 6, 4, 2। Now this is the utility table of consumer. Consumer know about this utility table. Consumer को suppose इस utility table का पता है कि उसको कितनी utility मिलेगी from X and Y। ये हमने बनाया है on the basis of law of diminishing marginal utility। जैसे जैसे X की यूनिट बढ़ेंगी MU X की कम हो रही है, सिमिलरली y की जो MU है वो भी कम हो रही है जैसे जैसे यूनिट्स y की बढ़ेंगी। ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU हमने ये बनाया है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल, व्हेन कंज्यूमर विल स्पेंड हिज 5 रुपीज, ही विल स्पेंड 1 by 1, 1, 2, 3, 4, 5। अब एक एक रुपये हमने स्पेंड करने हैं। नाउ फर्स्ट रुपी, अगर हम फर्स्ट रुपी स्पेंड करें, now try to understand, this is the main point। पहला रुपया अगर कंज्यूमर एक्स पे स्पेंड करे, then he will buy first unit of x, and from first unit of x he will get 12 utility। और अगर वो अपना फर्स्ट रुपी y पे स्पेंड करे, then he will get 10 utility। अब क्योंकि जो 12 है इट इज़ ग्रेटर देन 10, तो कंज्यूमर विल बाय एक्स विद हिज फर्स्ट रुपी। तो फर्स्ट रुपी के साथ वो एक्स बाय करेगा क्योंकि एक्स की फर्स्ट यूनिट से उसको यूटिलिटी वाई की फर्स्ट यूनिट के कंपैरेटिव ज़्यादा मिलेगी। नाउ सेकंड रुपी, अब सेकंड रुपी अगर कंज्यूमर एक्स के ऊपर लगाए, देन ही विल बाय सेकंड यूनिट ऑफ एक्स, क्योंकि एक यूनिट उसने कंज्यूमर ने बाय कर ली। नाउ ही विल बाय सेकंड यूनिट ऑफ एक्स एंड ही विल गेट 10 यूटिलिटी। और अगर वो सेकंड रुपी वाई पे स्पेंड करे तो वाई की वो लेगा फर्स्ट यूनिट, क्योंकि अभी तक उसने वाई नहीं खरीदी, तो अभी उसने वाई खरीदनी स्टार्ट करनी है। तो अगर वो 1 रुपया अब अपना ये रुपया, दूसरा रुपया वाई के ऊपर स्पेंड करेगा तो वो अभी फर्स्ट यूनिट लेगा वाई की, तो उससे यूटिलिटी मिलेगी 10। अगर एक्स के ऊपर स्पेंड करेगा तो यूटिलिटी मिलेगी 10, क्योंकि एक्स की होगी सेकंड यूनिट, एक यूनिट हम पहले बाय कर चुके हैं। और अगर वाई लेंगे तो वाई की होगी ये फर्स्ट यूनिट। अब दोनों की यूटिलिटी है सेम, इसलिए कंज्यूमर क्या करेगा, सपोज सेकंड रुपी से वो ले लेगा एक्स एंड थर्ड रुपी से ले लेगा वाई। तो उसने 2 ले ली एक्स, 1 ले ली वाई। सिमिलरली ही विल स्पेंड फोर्थ एंड फिफ्थ रुपी। अब फोर्थ रुपी अगर वो एक्स पे स्पेंड करेगा, देन ही विल गेट थर्ड यूनिट ऑफ एक्स, क्योंकि 2 यूनिट पहले हम ले चुके हैं। और अगर हम वाई पे स्पेंड करें फोर्थ रुपी,
देन ही विल गेट सेकंड यूनिट ऑफ वाई, क्योंकि वाई की एक यूनिट हम पहले ले चुके हैं। दोनों की यूटिलिटी सेम है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, 1 रुपये से वो ले लेगा एक्स और 1 रुपये से ले लेगा वाई। तो फाइनली अगर हम देखें कंज्यूमर ने क्या किया, 1 2 3, ही हैज़ consumed or purchased 3 units of x and 2 units of y। तो कंज्यूमर ने 3 यूनिट्स x की ले ली और 2 यूनिट ले ली y की। तो हमने इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ, कि कंज्यूमर अपनी इनकम जो स्पेंड करे वो कैसे स्पेंड करे, डिफरेंट कमोडिटीज़ के ऊपर, कि जो भी हमने लास्ट यूनिट ली, अब x की हमने ली 3 यूनिट्स 1 2 3, तो x की लास्ट यूनिट हुई 3rd, उसकी MU, और दूसरी जो कमोडिटी हमने ली y, उसकी हमने ली 2 यूनिट्स, तो उसकी जो लास्ट यूनिट है दूसरी कमोडिटी की y की, वो है 2nd। तो 2nd की जो यूटिलिटी है वो है 8। देन इस लॉ के अकॉर्डिंग जितनी भी हम कमोडिटीज़ ले रहे हैं, उन कमोडिटीज़ की जितनी यूनिट्स हम ले रहे हैं, तो हर एक कमोडिटी की जो लास्ट यूनिट हम ले रहे हैं उसकी MU आपस में एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बराबर है। अगर हम इसको लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से देखें, प्रोपोर्शनैलिटी का लॉ जो है वो है MUX अपॉन PX, इट शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY। तो MUX है लास्ट यूनिट की 8, इसकी प्राइस है 1, एंड MUY फ्रॉम लास्ट यूनिट, दिस इज 8, इसकी प्राइस है 1। लास्ट यूनिट हम बोल रहे हैं जितने यूनिट हम ले रहे हैं वो उसकी लास्ट, जैसे हम इसकी 3 यूनिट्स ले रहे हैं तो 3rd यूनिट इज़ द लास्ट यूनिट, इसकी हम 2 यूनिट्स ले रहे हैं तो 2nd यूनिट इज़ द लास्ट यूनिट। तो इनकी जो प्राइस है वो है 1 1, तो ये बन गया 8 8। दिस इज़ द लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम EQUI इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोल रहे हैं, एंड लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बेस पे भी ये बराबर है। तो इसको हम लॉ ऑफ रैशनैलिटी भी बोल रहे हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी बोल रहे हैं, बिकॉज अगर कंज्यूमर अपनी इनकम ऐसे स्पेंड करे देन ही विल गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम है। इन प्रीवियस वीडियो आपने देखा दैट TU इज़ द समेशन MU, जो टोटल यूटिलिटी है वो सारी MU का जोड़ है। फ्रॉम 3x द यूटिलिटी इज, फर्स्ट यूनिट से है 12, सेकंड यूनिट से है 10, थर्ड यूनिट से है 8। तो टोटल यूटिलिटी x की 3 यूनिट्स से हमें कितनी मिली, 12 + 10 22 + 8 30, और जो 2 यूनिट y की हैं इससे हमें कितनी यूटिलिटी मिली, फर्स्ट यूनिट से 10, सेकंड यूनिट से 8, 10 + 8 18, एंड अगर हम टोटल 5 यूनिट्स से देखें टोटल यूटिलिटी हमें कितनी मिली, 48। नाउ व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस लॉ, कि अगर हम अपनी इनकम किसी और तरीके से स्पेंड करें, किसी और तरीके से मीन्स हमने यहाँ स्पेंड किया 3x 2y, अगर हम कोई और कॉम्बिनेशन लें, सपोज 2x 3y ले लें, 2x 3y, तो इसके साथ हमें जो टोटल यूटिलिटी मिलेगी वो मिलेगी लेस देन 48। देखो कैसे, फ्रॉम 2x यूटिलिटी विल बी 12 + 10
अगर हम 2 यूनिट लें एक्स की, तो पहली यूनिट की यूटिलिटी 12, दूसरी यूनिट की यूटिलिटी 10, ये बन गई 22। और अगर हम 3y लें, 1 2 3, फर्स्ट y से 10, सेकंड y से 8, थर्ड y से 6, तो ये y की टोटल यूटिलिटी बन गई 24। एंड टोटल यूटिलिटी फ्रॉम द 5 यूनिट्स, ये बन गई 46। एंड यू नो 48 इज ग्रेटर देन 46। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो लास्ट यूनिट हमने ली, इसकी MU, x की लास्ट यूनिट, y की लास्ट यूनिट की MU, दीज आर नॉट इक्वल, ये सेम नहीं है, तो इसमें हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। इनमें सेम है, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिली 48। कंज्यूमर विल स्पेंड हिज इनकम लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। तो ऐसे कंज्यूमर अपनी इनकम स्पेंड नहीं करेगा, ऐसे स्पेंड करेगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब इसी को हम डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्लेन दिस डायग्रामेटिकली आल्सो, बट डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने से पहले देयर में बी ए क्वेश्चन इन योर माइंड कि ये जो मैंने लिखा, टेबल बनाया, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से बना लिया ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU। मैंने अपने अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ लिख ली, 8 8 बराबर आ गया यहाँ पर। तो अगर हम ये वैल्यूज़ और कोई लिख लें जिसमें इस टेबल की वैल्यू इस टेबल की वैल्यू के साथ कोई भी मैच ही ना करे, जैसे यहाँ पे 10 मैच कर गया, 8 मैच कर गया, 6 मैच कर गया, 4 मैच कर गया, फिर हम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी कैसे देखेंगे? तो उसमें कैसे होगा, देखो फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखें यूनिट्स 1 2 3 4 5, MUX सपोज हम लिख लें 12 10 8 6 4। जो MUY है, सपोज हम ये लिख लेते हैं कोई ऑड नंबर, तो ऑड नंबर तो इसके साथ मैच ही नहीं करेगा। जैसे हमने लिख लिया सपोज 13 11 9 7 5। तो अब हम अपनी मनी को कैसे स्पेंड करें एज पर द लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी? तो अब कैसे होगा? नो, अवर वे ऑफ स्पेंडिंग विल बी सेम। अपने पास 5 रुपीज़ हैं, वी विल स्पेंड दीज 5 रुपीज़ वन बाई वन। फर्स्ट रुपी, अब फर्स्ट रुपी के साथ देखो वही कंडीशन है, वी हैव 5 रुपीज़ एंड द प्राइस ऑफ एक्स इज ₹1 पर यूनिट एंड द प्राइस ऑफ वाई इज आल्सो ₹1 पर यूनिट। के 5 रुपीज़ हमारे पास हैं, 2 कमोडिटीज़ के ऊपर हम स्पेंड कर रहे हैं। 1 रुपये की एक एक्स है, 1 रुपये की एक वाई है। तो हम कैसे स्पेंड करेंगे? और फर्स्ट रुपी व्हेन वी विल स्पेंड दिस फर्स्ट रुपी ऑन एक्स, we will buy first unit of x and utility will be 12. On the other hand, if we will spend this first rupee on y, we will buy first unit of y and utility will be 13. अब 13 जो है वो ज़्यादा है, तो we will buy first unit of y with our first rupee. Now second rupee. With second rupee, if we spend this second rupee on x, तो x की हम फर्स्ट यूनिट बाय करेंगे क्योंकि x हमने अभी तक नहीं बाय की, तो यूटिलिटी हमें मिलेगी 12। अगर हम सेकंड रुपी y के ऊपर स्पेंड करें तो y की हम 1 यूनिट पहले ही ले चुके हैं,
तो अब हम y की सेकंड यूनिट लेंगे और यूटिलिटी मिलेगी 11। अब क्योंकि 12 ज़्यादा है तो कंज्यूमर विल स्पेंड सेकंड रुपी ऑन x। नो थर्ड रुपी अगर हम y के ऊपर स्पेंड करेंगे तो यूटिलिटी मिलेगी 11। अगर x के ऊपर स्पेंड करेंगे तो यूटिलिटी मिलेगी 10। इट मीन्स वी विल बाय अ सेकंड यूनिट ऑफ y विद थर्ड रुपी। नो फोर्थ रुपी x के ऊपर स्पेंड करेंगे तो यूटिलिटी मिलेगी 10। y के ऊपर स्पेंड करेंगे तो यूटिलिटी मिलेगी 9। ये ज़्यादा है तो फोर्थ रुपी हमने यहाँ स्पेंड कर दिया x के ऊपर। नो फिफ्थ रुपी x के ऊपर स्पेंड करेंगे तो यूटिलिटी है 8। y के ऊपर स्पेंड करेंगे तो यूटिलिटी है 9। 9 बड़ा है तो हम y पे स्पेंड कर देंगे। तो ऐसे हमने अपने 5 रुपी स्पेंड किए। हमने y ली 3 यूनिट्स, x ले ली 2 यूनिट्स, 2x 3y। अब इसमें अगर हम देखें जो हमारी लास्ट यूनिट है x की उसकी MU है 10। जो हमारी लास्ट यूनिट है y की उसकी MU है 9। तो ये बराबर नहीं है। MUX equals to MUY 10 is not equal to 9। तो दिस लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। बट जो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन है वो ऐसे ही मैक्सिमम है विद 2x एंड 3y। देखो 2x के साथ हमें टोटल यूटिलिटी मिलेगी 12 + 10 22। 3y के साथ हमें यूटिलिटी मिलेगी 13 + 11 + 9 = 33। तो टोटल यूटिलिटी हमारी बन गई 5 यूनिट्स के साथ 55। अगर हम अपनी मनी को किसी और तरीके से स्पेंड करें, सपोज 3x 2y, तो 3x से हमें यूटिलिटी मिलेगी 12 + 10 + 8 30। 2y से हमें यूटिलिटी मिलेगी 13 + 11 = 24। तो टोटल यूटिलिटी हमारी बन गई 54 एंड 54 इज लेस देन 55। तो हम अपनी जो मनी है वो ऐसे स्पेंड करेंगे, 2x लेंगे और 3y लेंगे एंड सेटिस्फेक्शन विल बी मैक्सिमम। तो कंज्यूमर ने अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना है। ओके, कंज्यूमर ने अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर लिया। बट ये लॉ जो है इक्वल वाला ये तो प्रूव नहीं हुआ। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ये कहते हैं कि कंज्यूमर इज ट्राइंग टू मेक इट इक्वल। कंज्यूमर इसको इक्वल करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इक्वल ना हो तो इसमें जो गैप है, दिस गैप विल बी मिनिमम। अगर हम इसको ऐसे खर्च करें जैसे हमने किया तो ये गैप जो है, या तो ये गैप खत्म हो जाएगा, जैसे 8 में ये गैप हो गया 0 दोनों के बीच में, यहाँ पे गैप है 1। तो अगर हम अपनी मनी को किसी और तरीके से स्पेंड करेंगे तो ये जो लास्ट यूनिट में गैप है, जैसे यहाँ पे लास्ट यूनिट में गैप है 1 का, यहाँ पे जो लास्ट यूनिट में गैप है वो बन गया 3 का। मतलब यहाँ पे है 3 का गैप, यहाँ पे है 1 का गैप, यहाँ पे है 0 गैप। इट मीन्स हमारी कोशिश है कि गैप खत्म हो जाए। अगर ये गैप खत्म नहीं होता तो मिनिमम हो जाए। इट मीन्स वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0
इफ नॉट टचिंग इट। अगर हम ज़ीरो पे नहीं जा पा रहे तो हम ज़ीरो की तरफ ही रहे हैं। तो जितना हम ज़ीरो के पास जा पाए ऑन द बेसिस ऑफ टेबल, वो ही काफ़ी है। मतलब या तो इसमें गैप ख़त्म हो जाएगा या फिर वो गैप क्या होगा, मिनिमम। ये मतलब है इसका। तो ऐसे नहीं होता कि हमने अपनी मर्ज़ी से ये वैल्यूज़ लिख ली और हमने इक्वल करके बता दिया और आपको लगा कि इक्वल तो हो गया देखो, बट अगर ये वैल्यूज़ चेंज कर दें तो ये इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे भी हो सकता है कि वैल्यूज़ ऐसी हो तो इक्वल नहीं होगा, बट हमारी जो इंटेंशन है वो इसको इक्वल करने की ही है। नहीं हो पाया कोई बात नहीं, जहाँ तक हम इसको मिनिमम कर सके गैप को, उतना हमने कर लिया। बट तो अगर आप ये पूछो कि क्या हम एग्ज़ाम में ऐसे एक्सप्लेन कर दें, यू कैन एक्सप्लेन इट। ऐसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बट उसके लिए फिर आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो हम अगर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो हमें वही एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करना चाहिए जिसके साथ वो चीज़ ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाए। एंड फॉर दैट दिस एग्जांपल इज़ द बेस्ट, क्योंकि इसमें इक्वल गैप हो गया, इस टेबल के साथ इक्वल गैप हो गया, ज़ीरो गैप हो गया। बस एक जो सिमिलरिटी है इन दोनों टेबल्स में, सिमिलरिटी क्या है कि ये जो हमने यूटिलिटी टेबल बनाया, एक्स का बनाया, वाई का बनाया, एंड सिमिलरली यहाँ पे हमने एक्स का टेबल बनाया, वाई का टेबल बनाया, हमने रूल फॉलो किया फर्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो डिमिनिशिंग के बेस पे हमने ये बनाया। Now we can explain this law, this table you can say, with the help of diagram also. डायग्राम के साथ भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। We will draw two diagrams, one for X commodity and the other for Y commodity. And for the better understanding of this concept, you also draw diagram step by step with this video. So you will learn how to draw the diagram of law of equimarginal utility. So this diagram is for X commodity. So we are taking X on the horizontal axis, and this diagram is for the Y commodity. So we are taking Y commodity on the horizontal axis. On the vertical axis, we are taking marginal utility from X, and here we are taking marginal utility from Y. And as per this table जो हमने अभी बनाया पेन के साथ, consumer is consuming either 5 units of X or 5 units of Y on the basis of this condition. या तो वो 5 units X की ले ले या 5 units Y की ले ले. Suppose these are the 5 units, 1, 2, 3, 4, 5. These are the 5 units of X and these are the 5 units of Y. Suppose 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. In case of a utility, marginal utility, this is the utility from X, 2, 4, 6, 8, 10, 12. And same scale we will use on the right side diagram.
2, 4, 6, 8, 10. This is our graph paper. ये बन गया हमारा ग्राफ पेपर. Now first we will draw the marginal utility curve for X commodity. As explained in the table, from first unit, consumer is obtaining 12 utility. From second unit of X, 10 utility. From third unit of X, 8 utility. From fourth unit of X, 6 utility. From fifth unit of X, 4 utility. This is the marginal utility curve from X commodity. Now from Y commodity, from first unit he is taking 10 utility. यहाँ पे टेबल में जैसे हमने एक्सप्लेन किया, फर्स्ट यूनिट से है 10, सेकंड से 8, थर्ड से 6, फोर्थ से 4, फिफ्थ से 2. सेकंड यूनिट से 8, थर्ड यूनिट से 6, फोर्थ यूनिट से 4, फिफ्थ यूनिट से 2. This is the marginal utility curve from Y commodity. And as we explained in the table that consumer is consuming 3 units of X and 2 units of Y and he is getting maximum satisfaction. जो कंज्यूमर है वो 3 यूनिट्स ले रहा है X के एंड 2 यूनिट्स ले रहा है Y के. अब हम अगर देखें X की जो थर्ड यूनिट है, फ्रॉम थर्ड यूनिट ऑफ X यूटिलिटी इज 8 and from second unit of Y utility is 8 and this utility is same from both diagrams, both commodities. 8, 8. Here you can write MUX equals to MUY equals to 8. तो दोनों कमोडिटीज की जो MU है लास्ट यूनिट की वो सेम है. दिस इज द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. तो डायग्रामेटिक का हमने इसको एक्सप्लेन किया. इन दिस टेबल वी हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड कि अगर कंज्यूमर X की 2 यूनिट Y करे, नॉट 3, तो क्या होगा, उसका 8 यहाँ पे ख़त्म हो गया. और अगर 3Y कंज्यूम करे, 1 यूनिट Y की ज़्यादा कर दे, तो यहाँ पे 6 ऐड हो गया. यहाँ पर 6 नहीं था, यहाँ ऐड हो गया. यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 8 ख़त्म हो गया. तो उसकी टोटल यूटिलिटी बनी 46. क्योंकि 2x लेने से, x की 1 यूनिट कम लेने से जो लॉस हुआ वो हुआ 8. y की 1 यूनिट ज़्यादा लेने से जो गेन हुआ वो गेन हुआ 6. तो लॉस हुआ 8, गेन हुआ 6. इट मीन्स लॉस ग्रेटर देन गेन.
we can show this point in the diagram also कि अगर हम x की एक यूनिट कम कर दें और y की एक यूनिट ज़्यादा कर दें, तो जो लॉस है वो होगा 8 का और जो गेन है वो होगा 6 का, जैसे हमने टेबल में देखा। तो जैसे हमने टेबल में देखा कि x की 3 यूनिट्स से जो हमें टोटल यूटिलिटी मिली वो मिली 30, y से मिली 18, x से हमें मिली 30 और वो 30 जो हमने बनाया वो 12 प्लस 10 प्लस 8 करके बना लिया फ्रॉम 3 यूनिट्स ऑफ x 30 यूटिलिटी। यहाँ से हमें मिली 10 प्लस 8 18 यूटिलिटी। तो टेबल में हमने बड़ा इजीली इसको जोड़ के देख लिया कि दिस इज 30 दिस इज 18। बट अगर हम डायग्राम में देखें which portion of the diagram shows 30? These are the 3 unit 1 2 3 units. This box represents 30. This box shows 30 satisfaction. और अगर हम इधर 18 बनाएं फ्रॉम 2 यूनिट्स 1 यूनिट 2 यूनिट, दिस बॉक्स शोज 18, ये है 18 का बॉक्स। फ्रॉम 3 यूनिट्स ऑफ y ये है 30 का बॉक्स और फ्रॉम 3 यूनिट्स ऑफ x ये है 30 का बॉक्स एंड फ्रॉम 2 यूनिट्स ऑफ y ये है 18 का बॉक्स। तो अगर हम एक यूनिट कम कर दें तो ये जो बॉक्स है ये इतना रह गया। ये जो पोर्शन है इस बॉक्स का वो खत्म हो गया, इसको हम बोल रहे हैं लॉस। दिस इज लॉस। और जो कंज्यूमर को गेन हुआ, जो उसने एक यूनिट और ली, तो ये जो बॉक्स था इसमें इतना पोर्शन ऐड हो गया, ये बॉक्स बड़ा हो गया, तो इसको हम बोलते हैं गेन। दिस इज gain, and you can see that loss is greater than gain. जो लॉस है वो बड़ा है, जो गेन है वो छोटा है। लॉस greater than gain, and in our table this is 8, this is 6। तो जो कंज्यूमर है उसको अपनी जो मनी है वो किसी भी और तरीके से खर्चने का कोई बेनिफिट नहीं है। ही विल नॉट गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो रैशनल कंज्यूमर कभी भी अपनी इनकम को और तरीके से नहीं खर्चेगा, वो एक ही तरीके से खर्चेगा विद 3x एंड 2y, एंड ही विल गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, दैट इज 48। This was about the law of equimarginal utility. In the next video, we will discuss consumer's equilibrium with the help of utility analysis. Thanks for watching this video. Thank you.